सो हेलो एवरीवन। हम अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन सेमीकंडक्टर्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया कि एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो जान लिया था हमने, और बेसिकली बैंड स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझ लिया था। अब उसके बाद जो उसके अंदर होती हैं चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन है, होल्स है, उनकी मूवमेंट कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो ब्रीफ ले लेते हैं। तो जो हम सबसे पहले जो हमारा करंट होता है, जो हमारा करंट है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कह लो। तो जो हमारा करंट है जो मेटल में होता है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। और जो हमारा करंट सेमीकंडक्टर में होता है, किस में होता है, सेमीकंडक्टर में, वो किस वजह से होता है, हमने पढ़ रखा है ये। तो जो हमारा करंट सेमीकंडक्टर में होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट की वजह से होता है। मतलब होल्स एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो एम्प्टीनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है बेसिकली। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि जो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है। और जो करंट फ्लो मेटल में होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे हम, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है ना, जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसको कई बार हम डोप्ड कर देते हैं। डोप्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कई बार हम इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या डाल देते हैं हम, इम्प्योरिटीज़, जो कि कोई भी एटम हो सकता है। तो उस इम्प्योरिटी की वजह से ना कई बार यहाँ पे जो करंट फ्लो है या तो वो प्रिडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या तो वो प्रिडोमिनेंटली होल्स की वजह से हो जाता है। ये इम्प्योरिटी डालने पे डिपेंड होगा कि जो प्रिडोमिनेंट करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या होल की वजह से। तो ये भी डिस्कस करेंगे हम, इम्प्योरिटीज़ जब डालते हैं सेमीकंडक्टर में। और इम्प्योरिटीज़ भी डल गई। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस है हो रही है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव कर रहे हैं उससे करंट हो रहा है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव कर रहे हैं और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, किसको अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रॉन और होल की जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करती है। बेसिकली इसकी वजह से हमें एक ड्रिफ्ट करंट मिलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो ड्रिफ्ट करंट भी हो गया। और लास्ट में हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब या तो कभी इलेक्ट्रॉन की या तो कभी होल की, इन दोनों में से किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कम होगी, तब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन और होल की डिफ्यूजन की वजह से, तो उस करंट को हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे हम। तो मेनली हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स का, कि सेमीकंडक्टर में कैसा होता है ट्रांसपोर्ट, और उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब कैसा बिहेव होगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हम जब पॉइंट ऑफ व्यू में लेंगे तब कैसा होगा जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू। सो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो बैंड पिक्चर देखी थी पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने मेटल के, सेमीकंडक्टर के और इंसुलेटर के बैंड बनाए थे, एनर्जी बैंड जो थे। तो हमने मेटल में क्या देखा था कि जो मेटल वाला एनर्जी बैंड है वो कुछ ऐसे बन रहा था। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। और जो हमारा वैलेंस बैंड था वो कुछ ऐसे बन रहा था, ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो बेसिकली जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो आपस में सुपर इम्पोज कर रहे थे यहाँ पे इस एरिया में, जो हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड थे।
तो जो हमारे एनर्जी कैरियर थे, जैसे इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, वो ईजिली यहाँ जा पा रहे थे कंडक्शन बैंड में। तो ये मेटल का केस हमने देखा था। मेटल मतलब कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमने मेटल और उसका केस देखा था, कंडक्टर कह लो। तो हमने मेटल में देखा, और हमें मेटल का पता है कि जो आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के, वो स्ट्रांगली अटैच नहीं होते हैं अपनी आयन के साथ, या फिर कह लो अपने न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि वो जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन, वो बाकी एटम से भी अफेक्ट हो जाते हैं उनके पोटेंशियल से। ये हमने डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पोटेंशियल से अफेक्ट हो जाते हैं, तो इतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से। तो जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हमारे, तो वो जो आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कई बार फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, बाउंड नहीं होते, मतलब वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, करंट, उनकी मूवमेंट से करंट डेवलप हो सकता है, तो वो फ्री हो जाते हैं, तो उस कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो वो फ्री हो जाते हैं, तो उनको हम करंट की डिस्कशन में ला सकते हैं। तो इसी तरह जब बहुत सारे एटम हो जाते हैं तो कई बार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाते हैं ऐसे, और जब हम फील्ड लगा दें तो चेंजेस होंगे उसमें, क्योंकि वो भी चार्ज कैरियर है। तो जो मेटल का केस है, उस मेटल के केस में जब हमें पता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, तो स्ट्रांगली बाउंडेड अगर नहीं है वो, तो वो अफेक्ट हो जाएंगे और वो फ्री कर सकते हैं मूव करने के लिए, स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है वो। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैरियर्स का वो कैसे होगा। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, अब हम देखते हैं कि वो कैसी पिक्चर होगी जब बहुत सारे एटम्स एक साथ, मतलब एक गैस के बारे में हम तो अगर हम बात करें मेटल के बारे में ही, तो ये जो पिक्चर है हमारे पास सामने, जो हमें ये डायग्राम दिख रहा है, वो एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मेटल के अंदर। तो इसमें जो शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड या जो ब्लू रीजन कह लो, तो ये जो ब्लू रीजन है ना हमारा, ये सिर्फ न्यूक्लियस से नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है न्यूक्लियस प्लस टाइटली बाउंड इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ब्लू रीजन हमें बता रहा है न्यूक्लियस प्लस टाइटली बाउंड इनर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो येलो रीजन है हमारा, जो येलो डॉट बना रखी है, ये हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि हमने देखा था ना कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, तो उनका कोई रोल होता नहीं एनर्जी बैंड पिक्चर में। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वही तो दूसरे एटम्स से पोटेंशियल से अफेक्ट होते हैं, तो वो फ्री हो जाते हैं, अभी हमने डिस्कस करा वो फ्री हो जाते हैं। तो ये जो हमने आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ना जो फ्री हो गए हैं, सिर्फ वो ड्रॉ करें, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है ना, तो उनका कोई रोल है नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे, अब ये हो चुके हैं फ्री। क्या हो चुके हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारे, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, सब के सभी जो येलो डॉट्स हैं, ये हो गए हैं फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी, जो हम कह सकते थे कि ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो वो खो चुके हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस न्यूक्लियस के लिए है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के लिए है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये फ्री हो गए हैं, अब ये कहीं भी मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर, तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होगी। तो जो हमारे एटम है वो फ्री हो गए हैं। और इसी पिक्चर को जो हमने ड्रॉ करी है, जहाँ पे हमने आयंस दिखा रखे हैं जो कि बाउंड हैं, एक तरह से मूव नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखा है हमने जो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस पूरे पिक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पिक्चर को हम कहते हैं
इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटल। तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमारा बाउंड है, ये जो आयन है वो बाउंड है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये चीज़ हमने देख ली। अब जो इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन है ना मेटल की, वो क्या है, उसका थोड़ा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन में हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है। इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है। कैसे है वो? कॉन्टिन्यूस मोशन में है। तो वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है तो वो कोलिजन भी तो करेंगे, कोलाइड भी तो होंगे, वो तो कोलिजन भी होंगी। और वो कोलिजन किसके साथ करेंगे? जो बाउंड आयंस हैं उनके साथ वो कोलिजन करेंगे, बाउंड आयन के साथ। तो उसकी वजह से जो उनका पाथ है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो कोलाइड कर रहे हैं। और जैसे कि अगर हम माने ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इससे टकराया, कोलाइड करा, फिर इस आयन के बाद वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर इस आयन से टकराया, फिर इस आयन से टकराया, तो ऐसे मूव करता जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता जा रहा है ना, और जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन कोलिजन का, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जब यहाँ पे आया, इससे टकराया, तो इसने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो इस आयन से टकराया, तब भी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ऐसे ही जब हम ये डिस्टेंस d1 हो गया, ये डिस्टेंस d2 हो गया, तो ऐसे ही हम सारे डिस्टेंसेस जो d1 है, d2 है, d3 है, जितने भी अप टू n डिस्टेंसेस हैं, उनका जब हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज को हम क्या कहते हैं? इस एवरेज को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मीन फ्री पाथ क्या होता है? बेसिकली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसे हम मीन फ्री का पाथ कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है, और वो कॉन्टिन्यूस मोशन कैसा है? रैंडम मोशन है। वो रैंडम, जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या है मूवमेंट का? नेट इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया हमारा। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है क्या हो गया? ज़ीरो हो गया नेट इफेक्ट हमारा मूवमेंट का। तो नेट इफेक्ट हमारा ज़ीरो हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ही तो होता है हमारा करंट। तो जो हमारा चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है हमारा? ज़ीरो आ रहा है। तो वो ज़ीरो आ रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा करंट है, एवरेज करंट है जो हमारा, क्योंकि करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ही तो होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारा ज़ीरो हो जाता है जब हमने कुछ फील्ड नहीं अप्लाई कर रखी हो, सिर्फ एक हमारा मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन में है। मेटल है, उसमें बाउंड आयन दिखा रखी है और फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखा रखा है, और इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन बताती है वो चीज़ हमें। तो जब हमारा मेटल बस रखा हुआ है तो उसमें जो एवरेज करंट होगा ना वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, जिससे हम उनका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा और हमको एवरेज करंट ज़ीरो मिल। तो हमने देख लिया, जब हमने मेटल ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें जो एवरेज करंट है इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन की वजह से उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज करंट है वो ज़ीरो होता है। तो हम क्या करते हैं, मेटल को ऐसे तो रखे रहने देते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई
वोल्ट पर मीटर जो है वो अप्लाई कर देते हैं मेटल में। तो जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एक्सेलरेट होना चालू हो जाएंगे और उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, और वो इंक्रीज़ करती जाएगी जब तक फील्ड है। लेकिन वो इतनी नहीं इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जब वो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उन आयंस के साथ कोलिजन भी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो जो वेलोसिटी है ना वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। वो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे ना आयन के साथ, तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा आयन के साथ इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा जब भी वो आयन के साथ कोलाइड करेगा। तो जो वेलोसिटी है वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो एनर्जी लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करने से। तो हमारे पास एक स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या है कि जब हमने एक फील्ड लगाई तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना वो तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो बार बार आयन के साथ कोलाइड हो रहा है ना, तो उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो रही है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये दोनों चीज़ आपस में काउंटर बैलेंस होके एक स्टेडी स्टेट कंडीशन दे देगी हमें। और उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो वेलोसिटी अटेन होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, वो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो भी हमारी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में, वो उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि जब हम फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करते हैं आयन के साथ कोलाइड कर रहे हैं ना, तो वो इतनी इंक्रीज़ होएगी नहीं जो हमारी वेलोसिटी है। और जो कोलाइड कर रहे हैं आयन के साथ, तो उससे क्या हो रहा है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ही जो वेलोसिटी है हमारी वो इतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये दोनों मिलके हमें एक स्टेडी स्टेट कंडीशन दे देंगे इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, और उस स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारी स्पीड होगी ना इलेक्ट्रॉन की, उस स्पीड को हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्ट स्पीड। और वो ड्रिफ्ट स्पीड है वो फाइनाइट होगी। तो ये हमने थोड़ा प्रोसीजर या हमने समझ लिया कि कैसे जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं एक मेटल पे तो कैसा बिहेवियर होता है, और कैसे हमें एक ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाती है जो कि एक स्टेडी स्टेट कंडीशन की स्पीड है। तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या स्पीड कह लो, जो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है, स्पीड की तो डायरेक्शन होती नहीं, तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसके अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो इसको समझते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ जो हमने इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन का एक पिक्चर बनाई थी ना, उस पिक्चर को एक बार दोबारा हम रीड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे हम समझ पाएंगे कि कैसे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देते हैं हम, तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन की पिक्चर पूरी हुई। अब हमें क्या करना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं लेफ़्ट टू राइट ऐसे अप्लाई करिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है वो पॉजिटिव होती है और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे नेगेटिव होता है, ये हम सबको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही फ्री है ना, क्योंकि ये तो बाउंड है, जो आयन है वो तो बाउंड है। तो हमारे फ्री क्या है, हमारे फ्री तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे बस। तो ये जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उनका चार्ज क्या होता है, उनका चार्ज होता है नेगेटिव। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज हमने देखा यहाँ लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेफ़्ट टू राइट मानी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही तो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जो हमने देख लिया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो राइट टू लेफ़्ट है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई हमें, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at से मैथमेटिकली बात करते हैं थोड़ी। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है u, जो कि होगी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि जब हमने मेटल रखा हुआ था तब तो कुछ ऐसे मूवमेंट नहीं दिख रही थी ना हमें, नेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, नेट इफेक्ट तो ज़ीरो ही आ रहा था मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन की, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो मान लेते हैं। तो जो v हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, जो v फाइनल वेलोसिटी है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल स्टेट में आएगी वेलोसिटी, और फाइनल स्टेट क्या है हमारी, स्टेडी स्टेट कंडीशन। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में कौन सी वेलोसिटी है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो v है हमारी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग था m/a। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं F/Q, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, ये हम सबको पता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम फोर्स के थ्रू इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा F की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, E/Q ये होगी। और E हमने कैसे लिख रखी है, E हमने लिख रखा था ऐसे, हमने यहाँ लिख रखा था ना, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर, तो वो वैसा ही सिंबल हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q = ma। और इस इक्वेशन से हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगी, Q एप्सिलॉन जो E है, E कहेंगे हम E/m, ये हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब हम फील्ड का अप्लाई करेंगे तो इस एक्सेलरेशन से हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है, तो उसमें हम पुट कर देते हैं एक ही वैल्यू। तो v = जो 80 था उसमें अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएगा QE/m × t। और इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी, v = QT/m × e, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम। और फिर हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको लिख देंगे म्यू × e। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू होगी QT/m, Q चार्ज, T हमारा टाइम पीरियड
और m तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू है क्या, हमारा टॉपिक क्या था, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, और हमने क्या कहा था कि पहले हम मोबिलिटी पढ़ेंगे। तो म्यू हमारा मोबिलिटी है, तो इस तरह हमने मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज़ क्यू टी बाय एम। और हमने ड्रिफ्ट स्पीड जो v है हमारी, उसका रिलेशन मोबिलिटी के साथ देख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देख लिया। और मोबिलिटी क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, मोबिलिटी की यूनिट होती है हमारे पास स्क्वायर मीटर पर वोल्ट सेकंड। ये हमारे पास मोबिलिटी की यूनिट होती है। तो इस तरह हमने दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन देख लिए। कौन कौन से, एक ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमने मोबिलिटी का रिलेशन देख लिया विच इज़ क्यू टी बाय एम। तो हमने दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस देख लिए हैं। और ये जो हमारी थ्योरी चल रही थी इलेक्ट्रॉन गैस डिस्क्रिप्शन वाली थ्योरी, इसमें जो स्टेडी स्टेट में हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आई, वो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो सुपर इम्पोज करती है रैंडम थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो उसकी वजह से जो हमारा मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से हमको करंट मिलता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आई स्टेडी स्टेट कंडीशन में, वो स्पीड होती है इक्वल किसके, जो रैंडम थर्मल मोशन में होती है इलेक्ट्रॉन के। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। और ये जो स्पीड आ रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर है और वो मूव कर रहा है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो जो हमारा चार्ज कैरियर है उसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह लो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, हमें मिलेगा करंट। तो इस तरह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें करंट मिलता है। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और उससे हम कैसे एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में आते हैं, कोलिजन का रूल होता है। और हमने मोबिलिटी भी फाइंड कर ली, क्योंकि मोबिलिटी ही तो इलेक्ट्रॉन की निकलेगी ना, आयन तो मूव कर नहीं रही, मोबाइल तो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो मोबिलिटी हमने इलेक्ट्रॉन की भी निकाल ली और ड्रिफ्ट स्पीड और मोबिलिटी का भी रिलेशन देख लिया। तो इस तरह हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने बैंड देखा कि बैंड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होगा और किस बैंड में होगा तब वो कंडक्ट करेगा। अब हम बात कर रहे हैं जब वो उस बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड में, तो कैसे उसकी मूवमेंट हमको करंट कॉन्स्टिट्यूट करके दे रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही आगे बढ़े। अब हमने देख लिया कैसे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। तो करंट की बात आ गई, तो हम अब करंट डेंसिटी की बात करते हैं। तो करंट डेंसिटी में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। n इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, एक लेंथ l ऑफ द कंडक्टर है, उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो टाइम लेते हैं टाइम t टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ l इन द कंडक्टर। तो मतलब अगर हम एक कंडक्टर ड्रॉ करें, एक ट्यूब है हमारे पास ऐसी, जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ हमें l दे रखी है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, n इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये हमने मानना है। हम करंट डेंसिटी की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ अज्यूम कर ली चीज़ें। तो इसके अंदर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर ट्यूब के अंदर जो कंडक्टर है हमारी, तो और इसका एरिया का है, ट्यूब का जो एरिया है वो हम a मान लेते हैं। और इसमें ये भी हमने माना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना हो, मतलब L डिस्टेंस ट्रैवल करना हो,
तो उसको लगता है टाइम t, l डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट। तो हमारे करंट की डेफिनेशन है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम तो हमें t लगेगा ना, मतलब एक बिल्कुल अर्लीस्ट एंड से एकदम फार एंड तक जाने में टोटल टाइम हमने क्या माना है, t, तो t टाइम लगेगा। अब टोटल चार्ज क्या है, तो चार्ज होता है हमारे पास q, और कितने इलेक्ट्रॉन माने हैं हमने इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में हमने माने हैं n इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। अगर हम q लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा ना, लेकिन हमने तो n इलेक्ट्रॉन्स माने हैं, और n इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने माने हैं तो q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास करंट की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो v से हम डिनोट करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास l है और टाइम हमारे पास t है। तो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन क्या हो गया, v हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी कह लो, क्योंकि हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करें तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वेलोसिटी में, तो वो भी स्पीड के बराबर ही होगी। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है हमारी v, वो क्या हो जाएगी, l बाई टी। l इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, t इज़ द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड का भी रिलेशन आ गया। तो अगर हम इसको t की टर्म में लिखें इस एक्सप्रेशन को, तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू l बाई वी, और ये एक्सप्रेशन हम इसमें पुट कर दें करंट वाली डेफिनेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एन क्यू वी बाय एल। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई जो इस एल लेंथ वाले कंडक्टर में फ्लो होगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी हम सब जानते हैं, हम J से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, और उसका फॉर्मूला होता है करंट बाय पर यूनिट एरिया। ये हमारी क्या है, करंट डेंसिटी है, ये क्या है, करंट डेंसिटी। अब ये तो फॉर्मूला है ही हमारे पास करंट डेंसिटी का, इसमें बस हमें I की वैल्यू पुट करनी है जो हमारी यहाँ पे आई हुई है, बस ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो चलिए पुट कर देते हैं अब। तो J इज इक्वल टू एन क्यू वी बाय एल ए। एल लेंथ है हमारी, ए एरिया है। तो अगर हम लेंथ इनटू एरिया करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं J को, J इज इक्वल टू एन क्यू वी बाय कैपिटल V, ये वॉल्यूम है। ये हमारी जो न्यूमरेटर में है वो है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो डिनोमिनेटर में है हमारा वो क्या है, वो है वॉल्यूम, जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो है। अब इसमें हमें मिल गया करंट डेंसिटी का रिलेशन, विच इज़ J इज इक्वल टू एन क्यू वी बाय कैपिटल V। और अगर हम इस एन क्यू वी या जो हमें रिलेशन मिला है इसको हम कैसे लिखें, कि जो n बाय वी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम सब जानते ही हैं कि हम स्मॉल n को लिख सकते हैं n बाय वी, जहाँ पे n क्या होता है, n इज़ द इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को ही बता रहा है। तो n बाय वी को अगर हम स्मॉल n से चेंज कर दें तो हमारे J की वैल्यू क्या आ जाएगी,
हमारे जे जो करंट डेंसिटी है वो आ जाएगा NQV, और ये हमारा फाइनल रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी के लिए, J इज इक्वल टू NQV। और हमने ये देख लिया कि जो हमने अभी डेरिवेशन करी करंट डेंसिटी की वो इंडिपेंडेंट है शेप के, जो भी हमने कंडक्टर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे डेरिवेशन में हमारा क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है ना। अब वॉल्यूम जिस भी कंडक्टर का ले लें हम, ज़रूरी थोड़ा है कि वो ऐसे एक लेंथ वाली क्यूब वाला होगा, हम स्पेयर मान सकते हैं, हम रेक्टेंगुलर, हम क्यूबिकल, कुछ ले लें हम, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो वॉल्यूम आ रहा है ना, बस ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आ रखी। तो जो हमारी जो करंट डेंसिटी है ना वो इंडिपेंडेंट है फॉर्म ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम के। तो वो मतलब ये नहीं है कि वायर कंडक्टर के लिए ही ये वैलिड होगा, वो किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड होगा, चाहे कोई भी शेप कैसी हो। तो हमने करंट डेंसिटी का डेरिवेशन कर ली, विच इज़ द फॉर्मूला J इज इक्वल टू NQV, और ये हर फील्ड ऑफ फिजिक्स में काम आता है ये वाली करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये हमें याद होना ही चाहिए, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो काम आएगा ही ये। तो हमने करंट डेंसिटी डिस्कस कर लिया। अब हम कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, जो कंडक्शन बताती है कि कैसे मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, तो वो बताती है। तो वो हम आगे बढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, थोड़ा उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि कंडक्टिविटी हम बोलते किसे। तो हमारे पास दो रिलेशन है, एक हमारे पास करंट डेंसिटी का रिलेशन है जो भी डिराइव किया हमने, और एक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड कह लो उसका रिलेशन है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हम क्या करते हैं, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना इसको हम करंट डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास J आ जाएगा NQ म्यू E, ये आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास ये NQ म्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा से। और ये जो सिग्मा है ना हमारा, इसी सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो इस तरह हमने कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल भी निकाल ली। हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी बात करनी, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो वो कैसे मूवमेंट आ रही है, उससे करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो हमने करंट डेंसिटी भी निकाल दी। अब करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो हम कंडक्टिविटी की भी बात करेंगे ना। तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो कंडक्टिविटी वैल्यू ज़ीरो तो हो नहीं सकती, तो कंडक्टिविटी की भी बात करेंगे। तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी आ गई। और जब हम ये लॉ देखते हैं, ये जो लिखते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, क्योंकि हमने NQ म्यू को सिग्मा से डिनोट कर दिया। तो ये जो रिलेशन आता है ना हमारा, ये एक ओम्स लॉ की फॉर्म है। आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसकी एक ये फॉर्म भी है ओम्स लॉ की, V इक्वल टू IR तो होती है। इस वाली फॉर्म को करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ओम्स लॉ ही कहते हैं हम इसे। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा जो कि कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास NQ म्यू। तो हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर होल इनवर्स। तो हमने कंडक्टिविटी का भी आइडिया ले लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंप्लीट आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। अब भी हमने उनका थोड़ा देख लिया कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, जिससे हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो हमने करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी की भी वैल्यू निकाल ली जो हमारे आगे काम आएगी। तो हमें बेसिक आइडिया हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट जनरेट होता है। अब करंट जनरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से ही हो रहा है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में देखेंगे
उनको थोड़ा अच्छे तरह हम जानेंगे, क्योंकि यही तो करंट जनरेट कर रहे हैं हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन होल्स के बारे में। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।